हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक ऑन एजी क्लासेस। इससे पहले हम लोग बेटा जो हमारी सीरीज थी 4 दिन ऑफ केमिस्ट्री इन, उसमें चैप्टर नंबर 3 को देख चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका वन शॉट आया था, कल ही अपलोड किया गया। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। आज हम लोग बेटा बिना समय बर्बाद किए हुए चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो सब किससे मिलके बनी होती है? कार्बन से मिली होती है। बेटा अब हमारे पास समय थोड़ा कम है तो इंट्रोडक्शन में भी टाइम थोड़ा कम दे रहे हैं। अब देखो कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है, या फिर व्हाई द कार्बन कंपाउंड्स ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड नॉट आयनिक बॉन्ड। तो देखते हैं यहाँ पे कार्बन भाई कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बना। अगर ये आयनिक बनाना चाहे डेट मीन C4+ या फिर C4- इसको बनाना। C4+ का मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन से निकालने होंगे। अभी तुम्हें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, डेट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे बेटा, तो जो एनर्जी इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी दैट इज वेरी हाई, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द केस ऑफ कार्बन। अगर ये C4- बनाना चाहे तो देखिए देखिए C4- के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? डेट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। लेकिन अभी प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को डील नहीं कर पाएगा या फिर हैंडल नहीं कर पाएगा, और हमारा जो कार्बन एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से जो कार्बन कंपाउंड है बेटा वो क्या कोवलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ओनली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर इनके देख लो, CH4 या फिर C2H6। CH4 का देखो कैसे बनेगा, CH एंड H। इसके हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहे कार्बन के, और इसके क्रॉस से दिखा दे रहे। अब बेटा देखो ऑक्टेट पूरे के लिए ये एक इसका लेगा, ये भी इसका लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। 2 चाहिए तो डुप्लेट बोल दिया, और 8 चाहिए तो ऑक्टेट बोल दिया। ये देखो कुछ ऐसे, ये किसका हो गया? मीथेन का हो गया। अब C2H6 का देख लेते, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कुछ ऐसा। इसके इलेक्ट्रॉन फिर से हम डॉट से दिखा दे रहे, और इसके इलेक्ट्रॉन हम भैया किससे दिखा दे रहे? क्रॉस से दिखा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट के लिए 2 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, एक ये, एक ये, सेम यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। अब कार्बन देखो 1 2 3 4 है, और 1 2 3 और 4, दैट मीन्स इसके 8 हो गए। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा। तो इस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर कुछ ही है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है रीजन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बेटा इतना हाई नहीं होता। डेट मीन्स दे हैव बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर इस वजह से हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स के पास नहीं। इसके सॉल्युबिलिटी देखो, इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये इनसॉल्युबल रहते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें ये घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर लिखा है दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो बेटा जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस और लिक्विड स्टेट में या फिर सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए एलोट्रोप। एलोट्रोप में 2 वर्ड आते हैं, एक एलोट्रोपी एक एलोट्रोप।
एलोट्रोपी का मतलब होता है एक ऐसा फेनोमेना जिस वजह से जो एलिमेंट है अपनी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करें, उनको क्या बोलेंगे? एलोट्रोपी। फिर भैया एलोट्रोप क्या है? एलोट्रोप का मतलब बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हैं या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं एलिमेंट की, जैसे कार्बन है किस किस फॉर्म में? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये क्या हो गए? एलोट्रोप। समझ आया? अब देखिए भैया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास लगभग 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इनके रीजन क्या है? पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन विद अनदर, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंक होने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं? कैटिनेशन। अब टेट्रावेलेंसी देख लो। टेट्रा का मतलब होता है चार, और वैलेंसी मीन्स ये अपने बेटा चार इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो है हाइड्रोकार्बन। वर्ड में ही देखो आंसर छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है भैया हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है, तो पता ही है भैया, कार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट। ठीक है। अब देखो इनका कुछ कैटेगरीशन है, कैटेगरी है। पहला एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। बेटा एल्केन में जो सफिक्स लगता है वो है एन, यहाँ पे जो लगता है इन, और एल्काइन में लगता है। इनको बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है, इनको अनसैचुरेटेड बोला जाता है, और सिमिलर एल्काइंस को भी अनसैचुरेटेड बोला। एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते, जबकि एल्कीन और एल्काइन में मल्टीपल बॉन्ड, डेट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जनरल फॉर्मूला देख लो, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n माइनस। बेटा जो एल्केन सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर मीथेन होगा, लेकिन वहीं पे जो एल्कीन सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? एथेन होगा। और बेटा इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? एथाइन होगा। इतनी चीज समझ आई तो लाइक करिए सबसे पहले। अब देखो आइसोमेरिज। आइसोमेरिज को ज्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन और आइसोमर्स वगैरह समझते हैं। इसके एक अलग वीडियो हमने बनाई थी, वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, या फिर आई बटन में लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना। आइसोमेरिज का मतलब होता है these are those compounds which have same molecular formula but different structural formula। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जो बेटा कंपाउंड्स हैं उनके जो अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं, दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। अब देखो आइसोमेरिज के लिए कम से कम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और बेटा कितने आइसोमर्स बनेंगे उनको निकालने का फॉर्मूला है 2n-4 + 1, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ब्यूटेन है तो n की जगह 4 रखोगे, 4 - 4 0, 2 की पावर 0 1 और 1 1 2, तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound reactive and have special property। उनको वो रिएक्टिव बनाए और क्या करें, उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करें। अब जैसे हेलोजेंस है, इसको रिप्रेजेंट किया गया एक्स से, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। एल्कोहल, तुम्हें बेटा इस लास्ट में क्या लगा मिल जाए? OH, तो हम क्या बोलेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एल्कोहल। ऐसे ही अल्डिहाइड में CHO। कीटोन में बेटा इधर उधर क्या होना चाहिए? एल्किल ग्रुप लगे होंगे, और बीच में कार्बन पे बेटा किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगी होगी। ठीक है बेटा, कीटोन से बहुत सतर्क रहिए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बेटा बहुत सतर्क रहिए रीजन। यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड O मिलेगा, लेकिन लास्ट में तुम देखोगे कि ये COOH बन जाता है। ठीक है। इसके आगे देखिए, अब बात आती है होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जिसका डिफरेंस CH2 यूनिट हो, जिसके जो एडजेसेंट सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, मेंबर्स हैं,
उनका डिफरेंस CS2 यूनिट हो या फिर मास डिफरेंस 14 यूनिट हो, 14 यूनिट। अब देखो भैया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है बेटा। ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, जो सभी मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CS2 यूनिट, जो लगातार सक्सेसिव कंपाउंड्स होंगे वो CS2 यूनिट से डिफर होंगे, या फिर मास डिफरेंस होगा 14 यूनिट। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो बेटा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। एंड लास्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास, जैसे ही कंपाउंड का मोलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से हाइड्रोजन बढ़ेंगे, तो बेटा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी साथ ही साथ बढ़ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग IUPAC को देखते हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। अब सबसे पहले रूट वर्ड्स देखिए, याद होंगे, जैसे एक कार्बन हो तो उसको मैथ बोलते, एथ बोलते, तीन को प्रो, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सब क्या है, रूट वर्ड्स है कार्बन कंपाउंड के। अब यहाँ पे देखिए IUPAC या फिर नोमेनक्लेचर करने का पहला रूल क्या होता है, कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे कार्बन की देखिए चेन कितने की है, 1 2 3 4 5, और ब्रांच देखिए चाहे पीछे से देखो चाहे आगे से देखो तीसरे नंबर पे ही लगी है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर। बेटा 3 पे क्या लगी है, मैथिल, 3 मैथिल, और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, ये देखो। और सिंगल बॉन्डेड है तो सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। इतनी चीज समझ आई। अब आगे देखो बेटा, ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, और देखो अब आगे से ये क्लोरीन पास पड़ रही है, तो नंबरिंग कौन सी वाली प्रेफर करेंगे, कौन सी सही मानेंगे, आगे वाली। 3 पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या बोलेंगे बेटा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 क्लोरो हेक्सेन। अब इधर देखो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, अभी फंक्शनल ग्रुप बढ़ा था, ये कौन सा भैया, कौन सा, जल्दी बोलो कमेंट में, अल्डेहाइड, ठीक ठीक। अब देखिए कार्बन की चेन ये, अब नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप भैया लगा तो ये गएगा, नंबरिंग हमसे स्टार्ट हो गई। अब देखो 1 2 3, 3 मैथिल, अब देखो 3 पे मैथिल है, 1 2 3 4 5, 5 को पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हट जाएगी और लास्ट में क्या लग जाएगा, अल, 3 मैथिल पेंटेन। इधर देखो OH, यहाँ डबल बॉन्ड एच था, O और H, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, एल्कोहल। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 4 पे क्या लगा हुआ है, मैथिल, और 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ए, और लास्ट में हेक्सेनॉल। ये और देखो, इसमें सबसे पहले चेन आइडेंटिफाई करिए, ये रही, नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप लगाए तो पीछे से होगी, 4 5। अब देखो 1 2 3, 3 पे लगा है मैथिल, 3 मैथिल। अब देखो मैथिल के बाद 1 2 3 4 5 की चेन, तो 5 को बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो लास्ट में क्या लग जाता है, OH। ये तो कुछ नोमेनक्लेचर था, ऐसे ही बोर्ड्स में भी आएगा, देखना तो। अब देखो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है कंबशन। कंबशन भैया रिएक्शन क्या है, ऑल कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव CO2, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते तो हमें CO2 देखने को मिलेगी, हीट एंड लाइट देखने को मिलेगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो बेटा, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ यूज होती है, अगर तुम्हें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए हो, जैसे एथनॉल है, यहां से बेटा तुम्हें क्या मिल गया,
एथेनोइक एसिड मिल गया या फिर बोले तो एसिटिक एसिड मिल गया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडिशन रिएक्शन, वर्ड लगा हुआ है एडिशन, कुछ चीज जुड़ रही होगी, क्या जुड़ रही होगी, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। ये देखो बेटा सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल में हो गया, एक बैलेंसी खाली और एक एक क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तुमने सुना होगा मैच में किसी प्लेयर के चोट लग जाए तो सब्स्टिट्यूट दूसरा खेलता है, सिमिलर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट आ गया, एक के चोट लग गई, देखो हाइड्रोजन वो अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन इन विच रिएजेंट रिप्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिएजेंट से क्या सॉरी इन विच रिएजेंट रिप्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को रिएक्टेंट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एस्टेरिफिकेशन, स्टार लगा लो बेटा, एस्टेरिफिकेशन या सफोनिफिकेशन में से एक रिएक्शन आएगी अपनी बार। एस्टेरिफिकेशन होता क्या है, COOH C2H5OH that means carboxylic group और अल्कोहल जब इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो बेटा तुम्हें क्या देखने को मिलता है, एस्टर, जिसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग, और साथ ही साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H2। अब बेटा एस्टर का यूज भी आ जाता है, तो एस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भैया H2SO4 यूज किया गया, इसका रोल क्या है, तो बेटा जो H2SO4 है वो यहाँ पे काम करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ आया, लास्ट देखिए सफोनिफिकेशन, जब एस्टर NaOH के साथ रिएक्शन करे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सोडियम एसिटेट और साथ ही साथ में बेटा तुम्हें एथिल अल्कोहल देखने को मिलेगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। अब हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जो है सोप एंड डिटर्जेंट, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, इसको देखते हैं और चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। अब सोप देखो क्या होता है, सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम या पोटेशियम जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोप बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला है RCOO माइनस और Na प्लस, जहां पे R का मतलब एल्किल ग्रुप जैसे C15H31 या C17H35। स्ट्रक्चर देखो भैया सोप का कैसा होता है, कुछ इस लाइक की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये पार्ट को बोला जाता है हेड या फिर आयनिक पार्ट, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग पार्ट को ही क्या बोलेंगे, आयनिक पार्ट या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो पीछे होता है डेट इज टेल, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, डेट मीन्स ये पानी से दूर भागेगा। अब देखो भैया डिटर्जेंट क्या होता है, detergent are usually long chain salt of sulfonic acid और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड एंड, इनको बेटा हमने थोड़ा सा डिफरेंस इनका लिखा हुआ है, देख सकते हो कि सोप्स होते हैं नेचुरली मिलते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट ये हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं जबकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। Soaps forms precipitate in water, that means insoluble substance बचता है, लेकिन बेटा ये कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। सोप का जो डिजोल्यूशन टाइम है, घुलने का समय है, ये ज्यादा है, वाइल जो डिटर्जेंट है उसका डिजोल्यूशन टाइम कम है। और बेटा जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा वर्क नहीं करता है, जबकि जो डिटर्जेंट है वो बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के साथ वर्क कर जाता है। लास्ट हेडिंग है हमारी मिसल फॉर्मेशन, मिसल फॉर्मेशन समझिए, जब बेटा सोप को अप्लाई किया जाता है कपड़ों पे तो एक उसका जो कपड़े वगैरह और पानी में डाला जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मिसल बनती है, जिसमें जैसे ये तुम्हारी क्लॉथ्स पे क्या लगा हुआ है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल या फिर दाग धब्बा है, इसके आसपास कुछ ऐसे क्या आ जाएगा, सोप आ जाएगा Na प्लस, डेट मीन्स ये कौन सा हो गया बेटा तुम्हारी
हेड हो गया, और हेड आयनिक पार्ट है, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक। तो सरफेस पे ये क्या होगा, पानी होगा। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो तुम्हें कहाँ देखने को मिल जाएगा, ऑयल के पास देखने को मिल जाएगा। और जब इसको हम स्क्रब करेंगे ब्रश के साथ या फिर एजिटेट होगा इन द वॉशिंग मशीन, और बेटा जब इसको हम पानी के साथ धुलेंगे 2-3 बार डिप करेंगे, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो पानी में रह जाएगा और हमारे क्लॉथ्स साफ देखने को मिल जाएंगे। ये सब था चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आई होप बेटा आज लास्ट वीडियो भी थी ये, आई होप आपको समझ आया होगा। और समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ में लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।